Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss lecture number 4 of class 10th biology of chapter gaseous exchange. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है that is mechanism of breathing. Breathing is also known as ventilation. तो सिंपल आप लोग यही कह सकते हैं कि that is mechanism of breathing or mechanism of ventilation. अच्छा देखिए, ब्रीथिंग जो है that completes in two phases. ब्रीथिंग हमारे साथ two phases में कंप्लीट होता है. The first phase is taking in of air, while the second one is letting out of air. टेकिंग इन ऑफ एयर, इसका मकसद क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर एयर चला जाता है, ठीक है. सिंपल टेकिंग इन ऑफ एयर इज नोन एज इंस्पिरेशन और इनहेलेशन. और दूसरा फेज जो है दैट इज लेटिंग आउट ऑफ एयर, मींस लीव द एयर, एक्सपेल द एयर आउट फ्रॉम द लंग्स. तो इसी को एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन कहा जाता है. तो सिंपली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में ब्रीथिंग जो है दैट कंप्लीट्स इन टू फेजेस. वन इज इंस्पिरेशन व्हाइल द सेकंड वन इज एक्सपिरेशन. अच्छा देखिए, हमारे साथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बिफोर गोइंग इन इट्स डिटेल, हम इससे पहले क्या पढ़ लेंगे, हाउ द ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड. ब्रीथिंग किस तरह कंट्रोल हो जाता है, ठीक है. तो ब्रीथिंग की कंट्रोलिंग के लिए हमारी बॉडी में मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर ब्रीथिंग सेंटर प्रेजेंट होता है. सपोज ये हमारे साथ क्या है, दैट इज ब्रेन, ठीक है. ब्रेन के लोअर पार्ट पर हमारे साथ क्या प्रेजेंट है, देयर इज मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है. सपोज दैट इज ब्रेन, यहाँ पर लोअर पार्ट में इनके क्या आ जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा. इसी मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर हमारे साथ क्या प्रेजेंट है, देयर इज प्रेजेंट अ ब्रीथिंग सेंटर, ठीक है. या सिंपल आप लोग इसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी कह सकते हैं. या इसी मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ब्रीथिंग सेंटर. उसी ब्रीथिंग सेंटर के टू पोर्शंस होते हैं. एक होता है हमारे साथ वेंट्रल पोर्शन, दूसरा होता है डॉर्सल पोर्शन, ठीक है. सपोज इसी में से जो ब्रीथिंग सेंटर है, एक पोर्शन इनका ये बन जाता है, दूसरा पोर्शन ये वाला है, ठीक है. एक होता है वेंट्रल पोर्शन व्हाइल द सेकंड वन इज डॉर्सल पोर्शन. ये वाला क्या है, दैट इज सपोज वेंट्रल पोर्शन, ठीक है. वेंट्रल पोर्शन, इसी को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी सेंटर. ब्रीथिंग सेंटर में ये वाला कौन सा सेंटर है, इंस्पिरेटरी सेंटर. अच्छा, ये इंस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल कर लेता है इंस्पिरेशन को. दूसरा जो डॉर्सल पोर्शन वाला है, डॉर्सल पोर्शन मेडुला ऑब्लांगेटा का, ये क्या है, दैट इज नोन एज एक्सपिरेटरी सेंटर. इसको एक्सपिरेटरी सेंटर कहा जाता है. अच्छा, ये एक्सपिरेटरी सेंटर किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, दैट कंट्रोल्स एक्सपिरेशन. तो सिंपल ब्रीथिंग की कंट्रोल की अगर हम बात कर लें तो ब्रेन में से मेडुला ऑब्लांगेटा प्रेजेंट है. वही मेडुला ऑब्लांगेटा की टू पोर्शंस हैं. द वन इज वेंट्रल पोर्शन व्हाइल द सेकंड वन इज डॉर्सल पोर्शन. वेंट्रल पोर्शन इसी को कहा जाता है इंस्पिरेटरी सेंटर बिकॉज इट कंट्रोल इंस्पिरेशन. दूसरा जो डॉर्सल पोर्शन है दैट इज नोन एज एक्सपिरेटरी सेंटर, और वो कंट्रोल कर रहा होता है किस चीज को, एक्सपिरेशन को. अच्छा देखिए, मजीद इनकी कंट्रोल को, इनको थोड़ा सा और एनहांस कर लेते हैं कि इन दोनों की वजह से ये किस चीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, मींस वेंट्रल पोर्शन और डॉर्सल पोर्शन. तो ब्रीथिंग में ये कनेक्टेड होता है विद टू मसल्स. द फर्स्ट वन इज डायफ्राम व्हाइल द सेकंड वन इज इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है. फर्स्ट वन हमारे साथ क्या है, डायफ्राम है, और सेकंड वन क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है. ब्रीथिंग का जो सेंटर है ये बेसिकली इन टू मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और इन टू मसल्स की कंट्रोल की वजह से क्या होगा, हमारे साथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन परफॉर्म होगा. अच्छा, व्हाट एक्चुअली इन रेस्पिरेशन टेक प्लेस, इंस्पिरेशन में हमारे साथ क्या हो रहा होता है, तो ब्रीथिंग सेंटर का मींस कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग का तो आप लोगों को नॉर्मली पता चल गया. अच्छा, इनमें से एक पॉइंट और बता दूं, जो वेंट्रल पोर्शन है इंस्पिरेटरी सेंटर, एक डायफ्राम और इस तरह डॉर्सल पोर्शन, ये डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल के साथ कनेक्टेड है. लेकिन डायफ्राम के साथ ये किस तरह कनेक्टेड होगा, विद फ्रेनिक नर्व, ठीक है. फ्रेनिक नर्व, चूंकि मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे साथ किस चीज का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो जाहिर सी बात है इनकी कनेक्शन नर्व के जरिए आ जाती है. तो डायफ्राम के साथ ये फ्रेनिक नर्व के जरिए कनेक्ट होता है, और इंटरकॉस्टल मसल के साथ ये कनेक्टेड है थ्रू इंटरकॉस्टल नर्व. अभी देखिए, इंस्पिरेशन ये क्या है, बेसिकली दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है. इंस्पिरेशन क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस होता है. एक्टिव प्रोसेस का मकसद क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है. मींस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली हमारे साथ एटीपी की यूजेज आ जाती है.
अगर एटीपी यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, दैट विल बी एक्टिव प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, इंस्पिरेशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस। इसमें चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और सेकंड पोजीशन प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस, लंग्स में जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। अगर हमारे साथ चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और लंग्स में प्रेशर उनकी डिक्रीज आ जाती है, तो इनकी रीजंस क्या है, क्यों? द फर्स्ट वन, इसमें टू मसल्स इन्वॉल्व है, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर इनकी कंट्रोल में बता दिया कि इनमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, डायफ्राम की इसी चेस्ट कैविटी की इंक्रीज और लंग्स की प्रेशर की डिक्रीज की वजह कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। किस चीज की कॉन्ट्रैक्शन? एक डायफ्राम और दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये फ्लैट होगा। क्यों फ्लैट होगा? बिकॉज इन चेस्ट कैविटी इनकी नीचे डायफ्राम प्रेजेंट है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा है, तो वो एक डूम शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है नॉर्मली। इन नॉर्मल पोजीशन द चेस्ट कैविटी में जो डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है, जो चेस्ट कैविटी को सेपरेट कर रहा है वो डूम शेप में होता है। अब अगर इनकी कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है तो जाहिर सी बात है दे बिकम फ्लैट, ठीक है, वो फ्लैट बन जाता है। दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिबकेज जो होता है वो एक्सपेंड होता है, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स कौन से मसल्स हैं? दे आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, ठीक है, ये रिब्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्या है। सपोज अगर हमारे साथ सिंपल ये है चेस्ट कैविटी, ठीक है, इनमें नॉर्मली क्या प्रेजेंट है? इनमें नॉर्मली डायफ्राम इन अ डूम शेप प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट, यहाँ रिब्स प्रेजेंट है, उनके दरमियान में इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। तो देखिए इन इंस्पिरेशन में मेडुला ऑब्लांगेटा से प्रेनिक नर्व के जरिए इम्पल्स आ जाता है इन डायफ्राम, और इंटरकोस्टल मसल नर्व्स के जरिए इम्पल्स आ जाते हैं टू इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखिए इनकी अगर इम्पल्स आ जाते हैं तो इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? दे बिकम फ्लैट, ये बिल्कुल फ्लैट बन जाता है। अब ये अगर फ्लैट होता है, ठीक है, तो इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, क्योंकि नॉर्मली ये इस तरह प्रेजेंट है। अब अगर फ्लैट होने की वजह से ये नीचे आ जाता है तो ऊपर चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिबकेज होता है, ठीक है, वो फॉरवर्ड आ जाते हैं ऊपर की तरफ, और इन फ्रंट भी ये क्या होता है? अपवर्ड की तरफ भी मूवमेंट कर रहा होता है। अब अगर रिबकेज नॉर्मली प्रेजेंट है और इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो फॉरवर्ड भी आ जाता है, ठीक है, और आउटवर्ड भी आ जाता है और फॉरवर्ड भी आ जाता है, तो वो भी क्या कर रहा है? चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि एन इंस्पिरेशन बेसिकली चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों की वजह से हो जाता है। अब अगर हमारे साथ चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है लंग्स क्या होगा? उनमें प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इनको मैं एक रिलेशन से वाजिह करवा लेता हूँ। देखिए आप लोगों ने क्लास 9th में बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर विल डिक्रीजेस, ठीक है, प्रेशर क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो इसी वजह से हम यही कह सकते हैं कि वॉल्यूम इन चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस व्हाइल प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस, ठीक है, वो प्रेशर क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। इनकी वजह क्या है? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर हमारे साथ लंग्स में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो इनका रिजल्ट क्या होगा? इनका रिजल्ट होगा एटमॉस्फेरिक एयर रश इनटू लंग्स थ्रू एयर पैसेज वे। अब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो एयर प्रेशर इंक्रीज है, हमारे लंग्स में एयर प्रेशर डिक्रीज है, तो जाहिर सी बात है एयर पैसेज वे के जरिए बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है दैट विल रश इनटू द लंग्स, ये लंग्स में चला जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होगा? दैट इज एक्टिव प्रोसेस। इनमें बेसिकली चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर की जो लंग्स की जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगी। इनकी रीजन क्या होगी? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। और दूसरा एटमॉस्फेरिक एयर ये रश कर लेता है इनटू लंग्स। दूसरी फिनोमेना हमारे साथ आ जाती है एक्सपिरेशन की। अभी देखिए एक्सपिरेशन में क्या होगा? एक्सपिरेशन ये कंट्रोल हो जाता है फ्रॉम एक्सपिरेटरी सेंटर। अब अगर एयर को एक्सहेल करना होता है, एयर को बॉडी से मींस एक्सपेल करना होता है, तो उनके लिए एक्सपिरेटरी सेंटर रोल प्ले कर लेता है। अब देखिए ड्यूरिंग नॉर्मल पोजीशन
ये अगर हमारे साथ चेस्ट कैविटी है, यहाँ पर क्या डायफ्राम प्रेजेंट है इन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हमारे साथ पहली इनहेलेशन हुआ है, ठीक है। अब चेस्ट कैविटी जो है वो भी क्या है, दैट आल्सो हैव मीन्स वो क्या है, फॉरवर्ड और आउटवर्ड की तरफ आ गई है। तो इन एक्सपिरेशन ये सारी एक्टिविटीज रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज एक्सपिरेशन इज टोटली रिवर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन टोटली हमारे साथ क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो देखिए इनकी डिटेल को कि यहाँ पर हमारे साथ ये एक्टिव प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मली ये क्या होगा, पैसिव प्रोसेस होगा, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर अगर एटीपी की यूजेज होती है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स भी है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए एटीपी की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट ये अगर मैं पैसिव बता रहा हूं तो यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स है, और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के लिए एटीपी की यूजेज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन याद रखिए हमारे साथ ये क्या होगा, बट मे बिकम एक्टिव, लेकिन एक्सपिरेशन एक्टिव भी हो सकता है। एक्टिव कौन से कंडीशन में होगा, ड्यूरिंग सेवियर एक्सरसाइज, या हम अगर फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो उसी दौरान क्या होगा, द एक्सपिरेशन विल बिकम एक्टिव। अच्छा देखिए इसमें क्या होगा, दैट इज रिवर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो यहाँ पर वॉल्यूम इन चेस्ट कैविटी वो डिक्रीज होगा, और जो लंग्स का प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि नॉर्मली तो आप लोगों को पता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। यहाँ पर वॉल्यूम इन चेस्ट कैविटी वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। अब अगर ये डायफ्राम प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है इसी सिचुएशन में, दैट इज इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। अब अगर ये रिलैक्स होगा तो जाहिर सी बात है इट विल अटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन डूम शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऊपर की तरफ वापस चला जाता है इन एक्सपिरेशन। अब अगर ये ऊपर की तरफ वापस चला जाता है तो जाहिर सी बात है द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी विल डिक्रीजेस, ठीक है, इनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इस तरह हमारे साथ इंटरकॉस्टल मसल्स वो भी रिलैक्स होते हैं। ये पहली इंस्पिरेशन में फॉरवर्ड और आउटवर्ड आ जाते हैं, तो अगर अब रिलैक्स होगा तो रिलैक्स होने की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस अटेन कर लेती है, ठीक है। अब अगर वही भी चला जाता है तो जाहिर सी बात है लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से बाय इनवर्स रिलेशन द प्रेशर विल इंक्रीजेस, प्रेशर इसी में इंक्रीज हो जाता है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, मींस इनका रिजल्ट यही होगा कि द लंग्स एक्सपेल एयर आउट। लंग्स क्या कर लेता है, उनमें अगर प्रेशर इंक्रीज होता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक लेवल, ठीक है, तो वो क्या होगा, लंग्स से एयर पासेज वे के थ्रू वापस बाहर आ जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इनकी कंट्रोल, इनके टू मेजर टाइप्स फेजेस, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, ठीक है। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट सो इट टेक प्लेस इन अल्विलाई, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज हमारे साथ लंग्स में अल्विलाई में हो रहा है। कौन से प्रोसेस के जरिए हो रहा है, तो दैट इज सिंपल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। हमारे साथ डिफ्यूजन प्रोसेस है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए अल्विलाई में गैसियस एक्सचेंज होगा। अच्छा अल्विलाई क्या होती है, अल्विलाई इज थिन प्लस दे हैव ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज के जरिए यहाँ पर ब्लड आ जाता है, ठीक है, ऑन अपर साइड्स ऑफ द अल्विलाई। और थिन ये किस लिए होता है, ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था। तो ये थिन इसलिए होता है ताकि इसके जरिए आसानी से डिफ्यूजन हो सके। लेकिन इनके लिए देखिए इसी 3 पॉइंट्स के बाद हमने जज करना होगा कि जो ब्लड अल्विलाई में आ जाते हैं उनकी कंडीशन किस तरह होती है, और इनके अलावा अल्विलाई में जो एयर आ जाती है फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो उनकी कंडीशन किस तरह है। इसमें तो गैसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन गैसेस एक्सचेंज के थ्रू हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्या, उनकी एक्सचेंज आ जाती है। तो बेसिकली हम उसी पर फोकस कर लेंगे कि हमारे साथ ब्लड इन अल्विलाई जब आ जाता है, ठीक है, ये अल्विलाई है हमारे साथ जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रा किया है, ठीक है, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, अल्विलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो इसी के ऊपर जो ब्लड आ जाता है, ठीक है, वही ब्लड क्या होगा, दे विल हैव लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्लस हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। उनमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। What is its reason? Why they have low oxygen concentration but high carbon dioxide concentration? क्योंकि ये ब्लड हमारे बॉडी की टिश्यूज से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी के टिश्यूज से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के जरिए हार्ट में आ जाता है, और हार्ट इनको पल्मोनरी आर्टरी के जरिए क्या कर लेता है, वही उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनको पंप कर लेता है इनटू द लंग्स। तो जाहिर सी बात है इसी ब्लड का काम क्या होता है, टू कलेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इंटायर टिश्यू ऑफ द
बॉडी, ठीक है, वो बॉडी के एंटायर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर रहा होता है, इनको कैरी कर लेते हैं, इनको सर्कुलेट कर लेते हैं इनटू द हार्ट। और हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट इसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इनको ट्रांसपोर्ट कर लेता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स। अच्छा, इसी पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जो ब्लड आ जाता है तो उसमें क्या होगा, दे हैव लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बट हाई कार्बन डाइऑक्साइड। और इनकी मैंने रीजन बता दी कि इनमें हाई कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होता है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, और टिश्यूज ऑफ द बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो वही कैरी कर लेता है बाय द ब्लड। दूसरा पॉइंट, एयर इन अल्वेलाई। हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो एयर चला जाता है कहाँ पर, अल्वेलाई में, तो उनमें हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है बट लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो ये तो नॉर्मली एयर की परसेंटेज है कि इसमें 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इनहेल्ड एयर, यहाँ पर मैंने इनकी परसेंटेज लिखी सिर्फ यही इन्हीं 2 गैसेस की, इनमें और भी गैसेस होते हैं लेकिन चूंकि हमारे टॉपिक के साथ सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड है तो मैंने उनकी परसेंटेज लिखी है। जो इनहेल्ड एयर होता है उसी में ऑक्सीजन कितना होता है, दैट इज 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है 0.04%। ये इनहेल्ड एयर है, जब हम इसी एयर को अल्वेलाई में एंटर करवा लेते हैं, इनको इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे साथ एक्सहेल्ड एयर है। एक्सहेल्ड एयर जब हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल होता है तो उसी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है 16%, व्हाइल दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 4%। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 4% है लेकिन ऑक्सीजन की क्या है, 16। अब इन दोनों को कंपेयर कर ले कि हमारे साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे थे 21%, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दैट इज 16%। तो इसी से हमें यही पता चल जाता है कि हमारी लंग्स ने 5% ऑफ ऑक्सीजन को अपटेक किया है। किस चीज से, फ्रॉम एक्सटर्नल एयर से। इसके अलावा हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में एंटर हो रहा है तो ये इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.04%, व्हाइल द एक्सपेलिंग एयर दे हैव 4%, तो ये इंक्रीज हो जाता है। तो सिंपल एयर ने हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को टेक किया है। तो इसी परसेंटेज से हमें यही पता चल जाता है कि गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन अल्वेलाई, ठीक है, अल्वेलाई में वो टेक प्लेस कर रहा होता है। इसी परसेंटेज इनकी इंडिकेशन क्या है यार, गैसियस एक्सचेंज का ओवरऑल फिनोमिना क्या होगा। हम तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज अकर बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो सिंपल इसी डायग्राम को देखिए, इसी डायग्राम को आप लोगों ने स्टडी करना होगा। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कम इनटू द कैपिलरीज ऑफ अल्वेलाई, ठीक है, वो अल्वेलाई के जो कैपिलरीज होते हैं उसी से पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी आ जाते हैं, फिर उनसे आर्टरियोल बन जाते हैं जब वो कैपिलरी बना रहा होता है, ठीक है। तो आर्टरियोल्स के जरिए क्या होता है, यहाँ पर ब्लड आ जाती है, लेकिन वो क्या होगा, दे विल बी डीऑक्सीजनेटेड, मींस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और जो एयर हमने इनहेल किया है उसी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसी से हमारे साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इनटू द अल्वेलाई और ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड, क्योंकि अल्वेलाई में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है तो ये डिफ्यूज होगा इनटू द ब्लड, और ब्लड में जो फर्स्ट कमिंग ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है, तो जाहिर सी बात है दे विल डिफ्यूज इनटू द अल्वेलाई। आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए ये याद रखें कि ये जो हमारे साथ क्या होता है, ये जो ब्लड की गैसेस की एक्सचेंज होती है, इनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फिगमेंट है, रेस्पिरेटरी फिगमेंट जिनको कहा जाता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी फिगमेंट्स आप इनको कह सकते हैं। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन जब टिश्यू से लंग्स की तरफ आ रहा होता है तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्डेड फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये लंग्स से वापस बॉडी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ होगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्यों होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, और ये डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए हो रहा होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लंग्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ठीक है, उनमें टू स्टेप्स है। द फर्स्ट वन इज इंस्पिरेशन व्हाइल द सेकंड वन इज एक्सपिरेशन, ठीक है। इनके अलावा आप लोगों ने ब्रीथिंग की जो कंट्रोलिंग सेंटर है उसी को स्टडी करना है, और गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स।